नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसके साथ ही बात करेंगे खेल और अर्थ जगत की भी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के कथित आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। दिल्ली में बिजली बिलों की बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर किया प्रदर्शन। भाजपा ने की सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बढ़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी। 12 उम्मीदवार मैदान में। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला। नेपाल में भीषण भूस्खलन से 2 बसें त्रिशूली नदी में गिरी। 7 भारतीय और अन्य 17 यात्री नदी में बहे। भारत दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर किए जारी। राहत और बचाव का काम जारी। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज करेंगे विश्वास मत का सामना। विश्वास मत से पहले विपक्षी दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएन जारी। मेदवेदेव, अलकराज और जोकोविच से मुकाबला 8। वहीं इटली की जैस्मीन पाओलिनी और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा ने महिला एकल के फाइनल में बनाई जगह। और अब विस्तार से समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जब तक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि ये मामला ईडी का था। उन्हें सीबीआई ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि केजरीवाल अंदर ही रहेंगे। सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। ऋषिकेश ने इसे बड़ी जीत कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में जीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें
तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। तो बीजेपी का प्रदर्शन बिजली के बड़े बिलों के खिलाफ और बिजली के बड़े दामों की वजह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने सांठगांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्लीवासियों को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दरअसल बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी नजर आएगी और ये 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड का PPAC 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड का PPAC 37.75% तक बढ़ा है। जबकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में पावर सप्लाई करती है, उसका PPAC सबसे ज्यादा 38.75% है। और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, शराब नीति में घोटाले की तरह ही बिजली बिल घोटाले के जरिए भी जनता को लूटने की साजिश हो रही है। अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। दिल्ली भाजपा ने आज ITO के नजदीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बिजली के बिलों पर PPAC चार्ज बढ़ाने के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इस प्रदर्शन को लेकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। सर, आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा आप लोगों को? ये दिल्ली की बिजली कंपनियों की मिली भगत है। वो दिल्ली की कंपनियां दिल्ली के लोगों को तंग कर रही है। केजरीवाल साहब और आतिशी मैडम उसमें मिली हुई है। इनकी साठगांठ है, करोड़ों का लेन देन है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जन जागरण अभियान करके एक एक व्यक्ति के घर जाकर उसका बिल देखेगी, उनको बताएगी, समझाएगी आपका जो बिल आ रहा है कोई बिजली माफ नहीं है। आपके ऊपर जो PPAC चार्ज लगाया गया है ये आपको थोपा गया है। ये मिली भगत बिजली कंपनी और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। सर, आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो उसने कहा था बिजली फ्री, पानी फ्री। देखिए, पानी की स्थिति ये है कि आज दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार है। पानी फ्री तो तब मिलेगा जब दिल्ली में पानी होगा। और बिजली के लिए भी आज उन्होंने 200 यूनिट माफ की थी। उसके अलावा वो 200 यूनिट माफ करने के बाद आज प्रत्येक दुकान का जो बिल है वो कमर्शियल रेट के ऊपर आता है। ये बिजली कंपनियों की लूट में आतिशी मैडम शामिल है और दिल्ली को लूटना चाहती है। दिल्ली के लोगों पर दिन दहाड़े डाके के अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और अब बिजली के बड़े बिलों ने किस तरह से मुश्किलें बढ़ा दी हैं आम आदमी पार्टी की, क्या कुछ कहना है बीजेपी का? देखिए, बिजली
पानी, ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जिसको देखे उस पर वादा करके अरविंद केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी। और अब बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही कि पानी की किल्लत दिल्ली वालों ने झेली, किस तरह से टैंकर माफिया पर लगाम अरविंद केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी की नहीं लगा पाई, आम लोगों को दिल्ली में पानी की दिक्कत हुई। तो अब बिजली बिल के मामले में जो केजरीवाल सरकार कर रही है वो ठीक उनके वादे और दावे के उलट है। तो उसको लेकर हमने देखा कि दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन भी किया है और बीजेपी ये कह रही है कि जिन जिन मुद्दों पर केजरीवाल ने जो वादा किया था वो सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद ठीक उलट कर रहे हैं। शराब घोटाले में तो हम जानते हैं एक के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साधती रही है। और आज बीजेपी ने कहा भी है कि जो अंतरिम जमानत मिली है ईडी मामले में उसको इस तरह से पेश आम आदमी पार्टी कर रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तथ्य ईडी ने जुटाए वो पर्याप्त है और चूंकि बड़ी बेंच को ये मामला भेजा गया उसमें काफी समय लगेगा आगे सुनवाई में और काफी समय से जेल में केजरीवाल रह चुके हैं उस मामले में, तो इसलिए अंतरिम जमानत दी गई है। हम सब जानते हैं कि दूसरे मामले में यानी सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसको लेकर वो आगे जेल में रहेंगे। तो बीजेपी ये कह रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पहली बार ऐसी पार्टी बनी है जो जिस पर एक तरह से देखे उसे आरोपी बनाया गया। हम सब जानते हैं कि चार्जशीट में जो शराब घोटाले को लेकर सामने आई है, तो ऐसे में करप्शन का आरोप हो या फिर दिल्ली में जो जिन वादों को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी उन सब पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। तो आज हमने प्रदर्शन भी देखा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए भी हैं वो भी किस तरह की जो परेशानियां हैं उनके लिए खड़े करते हैं। रमा, देखिए आज बीजेपी नेता, सांसद और प्रवक्ता वकील भी हैं बांसुरी सराज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात को बहुत बारीकी से समझाने की मीडिया को कोशिश की कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ कहा वो इशारा ये था कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो और इस तरह से जब उस पर कोई आरोप लगते हैं वो जेल जाता है तो उसका तात्पर्य यह है कि उसे त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि उससे एक व्यवस्था प्रभावित होती है। जबकि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से जेल में है, आरोपी बनाए गए हैं शराब घोटाले में और किस तरह से दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। तो आज फिर से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को तत्काल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग दोहराई है। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार बीजेपी नेता जब भी कोई नया तथ्य सामने आता है या फिर ये पूरा मुद्दा हम जानते हैं कि लगातार पिछले कई महीनों से चर्चा में है और जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही लगातार ये कह रही है कि देखिए दिल्ली की जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सरकार में उनके इतने विधायक हैं तो फिर क्या कोई ऐसा विधायक नहीं है जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आखिर वो क्यों कुर्सी से चिपके हुए? आप नजर बनाए रखिए, जो मुश्किलें हैं वो आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्र। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह निश्चित तौर पर चिंताजनक मामला है, लेकिन उच्च न्यायालय इस पर आदेश जारी करने में समर्थ है। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई है। और अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में है। वोटों की गिनती शाम 5 बजे की जाएगी। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच अहम मुकाबला है। क्रॉस वोटिंग के डर से महाराष्ट्र में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू है। सभी पार्टियों ने अपने विधायकों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। इससे पहले चुनाव के लिए एनसीपी अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने विधायकों के साथ अंधेरी के द ललित होटल से निकले। आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार के 37 विधायक हैं। विधान परिषद के 2 उम्मीदवार एनसीपी अजित पवार खेमे से चुनावी मैदान में हैं। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के 11 सदस्य 27 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हीं रिक्तियों को भरने के लिए ये चुनाव हो रहे हैं।
महायुति ने 9 उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं महाविकास आघाड़ी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच पहला मुकाबला है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को अहम माना जा रहा है। तो कई मामलों में काफ़ी अहम है ये चुनाव और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इन चुनावों की अहमियत और जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस वक्त अगर विधान परिषद के चुनाव की अगर बात करें तो सीटें 11 है और उम्मीदवार 12 है और इसीलिए अगर जाहिर सी बात है अपने पार्टी के अगर प्रत्याशी को जिताना है तो ऐसे में सभी पार्टियां इसमें भरकस प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी। महायुति जो कि 9 उनके उम्मीदवार इस वक्त चुनावी रण में है, तो बात करें अगर महाविकास आघाड़ी की तो 3 उम्मीदवार उनकी तरफ से यहाँ पे खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से वोटों का गणित साधने का प्रयास जो दोनों भी पक्ष कर रहे हैं, ऐसे में फिर चाहे वो निर्दलीय हो या फिर छोटी पार्टियां हों, उनके विधायकों को भी अपने पाले में खींचने का प्रयास यहाँ पे दोनों पक्षों द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है कि अगर हम बात करें महाविकास, खासतौर पर महाविकास आघाड़ी की, तो उनके पास अगर आंकड़ा देखा जाए तो 64 विधायक उनके पास है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े की ज़रूरत है वो उससे कई ज़्यादा है। तो ऐसे में जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको अपने पास रखने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। यही कारण था कि कांग्रेस चाहती है कि उनके तो विधायक उनके साथ रहे, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट है वो भी उनका समर्थन करे। वही दूसरी ओर अगर बात करें महायुति की, तो महायुति के पास तकरीबन 181 सीट है, लेकिन उनके 9 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी रण में है। हालांकि अगर उनके लिए वोटों की अगर हम गणित की बात करें तो कुछ वोट कम हो सकते हैं और इसीलिए उनका भी प्रयास ये रहेगा कि उनके पास भी निर्दलीय और साथ ही साथ जो बाकी अन्य छोटे पार्टी है वो उनके पास आ जाए, उनके विधायक जो है उनके पाले में वोट करे। हालांकि इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों के जो नेता है वो अलग अलग होटल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नेताओं की तरफ से और पार्टी की तरफ से बयान दिया गया है कि चूंकि जी, शिशिर, हमारे संवाददाता शिशिर शेलार जो हैं जानकारी दे रहे थे इस चुनाव के बारे में। बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी के लिए। मीडिया प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित घोटाला मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र की अगुवाई में नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक के CM की पत्नी को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4,000 करोड़ रुपए के प्लॉट दिए जाने का आरोप लग रहा है। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र को हिरासत में लिया गया है। तो भाजपा नेताओं का land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal. And Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in the scandal, he has to resign for the Chief Minister's post.
कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक पी ददाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। और क्या है ये घोटाला, ये जानने के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन 26 मई को शिवमोगा में मृत मिले थे। चंद्रशेखरन ने अपने कथित सुसाइड नोट में निगम के यूनियन बैंक के वसंत नगर शाखा वाले खाते से एमजी रोड शाखा वाले खाते में 187.33 करोड़ रुपए का अनधिकृत हस्तांतरण का दावा किया था। इस 187.33 करोड़ रुपए में से 94.9 करोड़ रुपए को गैर कानूनी तरीके से अन्य बैंक के खातों में हस्तांतरित किया गया, जबकि इसमें से 5 करोड़ रुपए वापस जमा कर दिए गए। आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने निगम के 94.9 करोड़ रुपए का खाता एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव डाला था। इस मामले में एसआईटी निगम के प्रबंध निदेशक जेबी पद्मनाभ से पहले ही पूछताछ कर रही है। इस बार पता चला है कि ये अवैध कार्य नागेंद्र के निर्देश पर किया गया। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इसकी जांच कर रहा है। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शुभा हमारे साथ जुड़ गई हैं कर्नाटक से। शुभा, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस मामले में आपको मिल पा रही है? बी नागेंद्र को हिरासत में लिया गया, उसके बाद से लगातार किस तरह की हलचल वहां पर? यहाँ पर बीजेपी वालों ने अभी प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जिन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करते ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उसके बाद भी इन्होंने मूडा ऑफिस को कब्जे करते हुए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी वालों का कहना ये है कि कर्नाटका के सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जो है इन्होंने अपने पद को चुनौती दे सकेगी और इन्होंने अपनी जो हगरण किया जिसके स्कैम से वजह से कई लोगों को तकलीफ हुआ है, जो SC ST SCPT जिन लोगों को स्कैम में इन्होंने अपोज किया, जिन लोगों को अभी न्याय देना है, जिसके चलते सिद्धरामैया ने भी कहा है कि वो दलित होने के नाते वो भी OBC में होने के नाते इन्होंने बीजेपी वालों ने मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे सिद्धरामैया का कहना है। पर इन्होंने OBC होने के नाते भी जो लोगों को चाहिए था, जो उनको हकदार थी, जो जिम्मेदार थी, इनको देने के वजह से अपने खर्च में इन्होंने ले लिया। जो गारंटी को इन्होंने दुर्बलके किया, जो गारंटियों में इन कई करोड़ों रुपए का इन्होंने इस्तेमाल किया। अभी हम देख सकते हैं कि मैसूर के मूडा ऑफिस के सामने हम हैं। बीजेपी वालों ने यहाँ पर भी आने का कोशिश कर रहे हैं और मूडा ऑफिस में जाकर इन्होंने अपने दर्द व्यक्त दे रहे हैं अभी। लेकिन किस तरह से सिद्धरामैया इस पूरे मामले में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप हैं। जिनके पत्नी पर भी गंभीर आरोप है, इन्होंने भेंट और उपहार के रूप में इन्होंने जो साइट्स ले चुके थे, वो इन्होंने इलेक्शन टाइम में भी इनका जो माहिती जिनका इन्फॉर्मेशन था उन्होंने नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने चीट किया, ऐसे कहना है कि जो पत्नी के रूप में पत्नी को जो साइट दे चुके थे, तो इनको आने के लिए सिर्फ 2 साइट जाना था जो उनके हिरासत में था, लेकिन इन्होंने सिद्धरामैया ने भेंट के रूप में 14 साइट्स को दे चुके से अभी। बिल्कुल, मामला इतना गंभीर है कि एक कर्मचारी ने आत्महत्या भी इससे पूर्व कर ली थी और वहां पर लगातार जो है शिकंजा कसता चला जा रहा था। अब जो है बीजेपी का लगातार वहां पर क्या कहना है, बीजेपी भी हमलावर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और वहां पर जो आम आदमी है वहां पर अगर हम सरकार की छवि की बात करते हैं तो उसको कितना बड़ा झटका लगा है?
उनको अभी जिन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करते ही 1 साल में जिन्होंने लोगों को इतना गारंटी जो दे चुके थे, जो उसके बारे में, उसके आने के बारे में इन्होंने गारंटी के ऊपर अपने फंड को रिलीज़ किया। जो फंड रियलिटी में जो चाहिए था उन लोगों को नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपने खर्च में ले चुके हैं। अभी डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके थे और दूध का भी दाम बढ़ा। अभी इन्होंने जो हगरण किया इसके बारे में आने वाले दिन में जो बता रहे हैं, हम सभी देख सकते हैं कि बीजेपी वालों ने निरंतर इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई रिप्लाई तक नहीं आ रहे है इसके मामले पर। जी शुभा, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने वाले मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ऐसा प्रपोजल आया था लेकिन वो रिजेक्ट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने संविधान के प्रति भविष्यवादी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। There was some information. Manusmriti will be part of law faculty course. I have inquired. I have talked to Delhi University Vice Chancellor, and he assured me some law faculty member have proposed some changes in their jurisprudence chapter. But when the proposal came to in front of Delhi University administration, today, in fact, today there is a academic council meeting. There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. We all are committed to our constitution. We all are committed to our futuristic look, futuristic approach. Government is committed to uphold the true spirit and letter of constitution. There is no question arising to include any controversial portion of any script. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 3 नए स्टडी सेंटर खोले जाएंगे। ये हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र होंगे। इन तीनों सेंटर से कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकेंगे और पीएचडी भी कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और जल्द ही इस पर काम होगा। जेएनयू ने एनईपी 2020 और भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अन्वेषण और सिफारिश करने के लिए गठित समिति की सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र, बौद्ध अध्ययन केंद्र और जैन अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। एनईपी 2020 के तहत शिक्षा में टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च में इनोवेशन लाने के लिए ये तीनों केंद्र बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूजीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता यूसीसी समिति की आज जारी होने वाली रिपोर्ट पर कहा कि राज्य की जनता ने उनकी सरकार को इस काम के लिए जनादेश दिया था। उन्होंने इसके लिए राज्य की जनता को बधाई दी और कहा कि राज्य में यूसीसी कानून लागू होने के बाद कानूनों में कई जटिलताएं सरल हो जाएंगी और लोगों को आसानी से न्याय मिल पाएगा। राज्यवासियों ने जिस काम के लिए हमको चुना था, मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से यूसीसी यहाँ लागू होने के बाद अनेक जो कानूनों में आज जटिलताएं हैं वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था लागू होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक आज रांची में आरंभ हुई। ये बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ सभी सह सर कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक एवं सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी और संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में इस वर्ष हुए संघ शिक्षा वर्गों तथा कार्यकर्ता विकास वर्गों के वृत्त व समीक्षा, संघ शताब्दी कार्य विस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगति, सामाजिक परिवर्तन के 5 विषयों के अनुभवों का आदान प्रदान तथा वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में भी चर्चा हो रही है। देश के समुद्री इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज देश की पहली मदरशिप सैन फ्रांडो पुजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंची। बंदरगाह पहुंचने पर जहाज का स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में हरित, टिकाऊ, समुद्री बुनियादी ढांचा तैयार करने की सोच साकार हुई है। This port being a greenfield project will use the best of the energy efficient technologies and intelligent smart port system that would create an operational efficiency and green port benchmark for other ports to follow. The vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is to create a greener, sustainable maritime infrastructure in the country that would help in bringing down the cost of logistics and also improve ease of doing business. और अब खबर मानसून की। मानसून के अति सक्रिय होने की वजह से देश के कई हिस्से बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मूसलाधार बारिश होने के चलते देश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बारिश से कहीं बाढ़ की आफत तो कहीं भूस्खलन हो रहा है। मानसूनी बारिश के बीच आकाशीय बिजली भी जमकर कहर बरपा रही है। कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज से अगले 2-3 दिनों तक जोरदार बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटों में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि देश भर के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों में जोरदार बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर, बिहार, दक्षिण गुजरात, कोंकण और गोवा तथा तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। मौके पर एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस के साथ मौजूद है। फिलहाल ये मार्ग जोशीमठ के पास पैदल और दोपहिया वाहनों के लिए खोल दिया गया है। साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम की ओर जाने वाली सभी सड़कें आवाजाही के लिए खुली हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से शारदा और राप्ती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके प्रभाव से पीलीभीत और शाहजहांपुर जैसे जिलों में जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी राज्य में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिनों में मानसून और रफ्तार पकड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हाल पर और ज़्यादा बात करते हैं हमारे संवाददाता विकास के साथ। विकास, कई नदियां वहां पर उफान पर हैं, किस तरह से वहां पर चुनौतियां बढ़ गई हैं और कैसे चल रहा है राहत और बचाव कार्य? हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नतीजा है कि तमाम सारी चीजें दिख रही हैं जमीन के स्तर पर। लोगों को राहत भी होती है अगर लोग बाढ़ में फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ तक कि एयर रेस्क्यू भी कई जगह किया गया है। और हम अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा जो उफान पे नदियां हैं, खासतौर से राप्ती, घाघरा, शारदा, ये नदियां सबसे ज्यादा उफान पे हैं। चूंकि पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है और खासतौर से नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है, गंडक बैराज से भी कल लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो श्रावस्ती हो, कुशीनगर हो, बलरामपुर हो, ये तराई बेल्ट में पूरी ये पीलीभीत हो, यहाँ पर काफी ज्यादा पानी आ गया है, जिसकी वजह से गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं, फसल जलमग्न हो गई है। और इसके साथ साथ जिस बात का आपने जिक्र किया मौसम विभाग की तरफ से जो अभी चेतावनी जारी की गई है, उसी में कल जो 24 घंटे की रिपोर्ट है इसमें कि प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 54 लोग उत्तर प्रदेश में जनहानि हुई है, जिनमें से सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने से हुई है और 9 लोगों की मृत्यु डूबने से हुई है। लेकिन इसके इतर प्रशासन दुगनी तेजी से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं 4 जनपदों में जाकर वहां के हालातों का जायजा लिया। वहां पर राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहां पर लोगों को सुविधा
सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, किस तरीके से वहां पर बचाव के लिए क्या किट प्रदान की जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, इसके साथ साथ तमाम सारी और व्यवस्थाएं की गई हैं विभिन्न विभागीय सामंजस्य के द्वारा कि स्वास्थ्य महकमा को लगाया गया है कि चूंकि जल भराव के बाद वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा हो जाता है, इसके लिए अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं। और यही नहीं, कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगभग 5 एडीएम एफआर और 5 आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों को एक नोटिस तलब किया है। उनको इसमें कोई कमी उनको नजर आई थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर लगातार निगरानी बरतते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी बाढ़ को स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आला अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर किसी भी लेवल पर कहीं कोई चूक, कहीं कोई कमी भी हल्की हो रही है तो ऊपर से शासन स्तर से तुरंत निर्देश जाता है और कार्रवाई होती है और लोगों तक मदद पहुंच रही है। लगातार यही जारी है। लेकिन मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है, लेकिन उसके इतर यहाँ पर प्रशासन लगा है पूरी मुस्तैदी से लोगों को रेस्क्यू कराया जा सके। जो लोग जिन लोगों के घर जल में डूब चुके हैं उनको राहत शिविरों में रखा गया है। बिल्कुल विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से जो इलाके हैं वो ज़्यादा प्रभावित है और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए क्या कुछ और सावधानियां बरती जा रही हैं, किस तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं? देखिए, अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जनपदों में बात करें तो प्रभावित जनपदों में आता है शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर। इन जगहों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रकोप है। इसके साथ साथ अन्य जनपदों में भी, आसपास के जनपदों में जलभराव की स्थिति है। कई गांव जो नदी के तटवर्ती गांव हैं वो जलमग्न है, लेकिन पूरी तरीके से जो बड़ा प्रकोप पड़ा है वो इन्हीं जनपदों में पड़ा है और यहाँ पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी सुबह से ही हमारे पास जो सूचना आ रही थी, शाहजहांपुर जनपद में तमाम सारे लोगों को जो गांव जलमग्न हुए थे वहां से लोगों को निकालकर राहत शिविरों में ले जाया गया है। वहां पर तमाम सारी राहत शिविरों की सुविधाओं की निगरानी के लिए तमाम जनपद के आला अधिकारियों को रखा गया है कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं बराबर मिलती रहें, बच्चों को वहां पर जो है कह रहे निगरानी रहे, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी वहां पर मिलती रहे। तमाम सारी चीजें हैं और आगे की चुनौती से कैसे निपटा जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनका नुकसान 24 घंटे में आकलन किया जाए और तत्काल जो मुआवजे की सहायता की राशि है उन तक पहुंचाई जाए। ये बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि जिन लोगों का घर पानी की वजह से जो है नुकसान हुआ है या जिन लोगों की फसल है, अनाज है, कदम उठाए जा रहे हैं और तमाम सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नेपाल में भीषण भूस्खलन के कारण 2 बस त्रिशूली नदी में गिर गईं। इन दोनों बसों में 65 यात्री सवार थे, जिसमें 7 भारतीय और अन्य 17 यात्री त्रिशूली नदी में बह गए। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने बताया कि काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही एक बस में 41 लोग सवार थे और वीरगंज से काठमांडू जाने वाली दूसरी बस में 24 लोग सवार थे। ये हादसा आज तड़के 3:30 पर हुआ। फिलहाल घटनास्थल पर बचाव अभियान का काम जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड पर भूस्खलन में बस के बह जाने से लगभग 5 दर्जन यात्रियों के लापता होने की रिपोर्ट और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण संपत्तियों के नुकसान से बहुत दुखी हूँ। गृह प्रशासन सहित सरकार के सभी एजेंसियों को यात्रियों की खोज और प्रभावी बचाव का निर्देश दिया गया है। और नेपाल में हुए बस हादसे के बाद काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सहायता या जानकारी चाहने वाले भारतीय इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हैं 9851316807 और इसके साथ ही एक और नंबर है जो जारी किया गया है, वो है
9851107021। इन नंबरों पर फोन कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेपाल की संसद में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज विश्वास मत का सामना करेंगे। वहीं कल नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उनके खिलाफ मतदान करने का निर्देश दिया। सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी केपी शर्मा ओली नीत सीपीएन यूएमएल ने पिछले हफ्ते प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और नेपाली कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी संबंधी समझौता किया था। तो नेपाल के संसद में आज फ्लोर टेस्ट है। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल ने व्हिप जारी कर दिया है इस मामले में और विश्वास मत प्रस्ताव में प्रचंड के विरुद्ध मतदान करने की अपील जो है वो की है। सीपीएन यूएमएल ने पिछले सप्ताह प्रचंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और इसी के चलते गठबंधन सरकार बनाने के लिए नेपाली कांग्रेस के साथ भी समझौता किया था। तो नेपाल की संसद में आज है फ्लोर टेस्ट। और बड़ी खबर उत्तराखंड से है। राज्य में लागू यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट जारी हो गई है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की रिपोर्ट जारी की। शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। ये रिपोर्ट 4 खंडों में उपलब्ध है। में नियमावली बनाने के संबंध में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्यगण आप मंच पर आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ। वैसे मेरा ख्याल आप सभी लोगों को जानते हैं। नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अब आप जो 4 खंडों में रिपोर्ट थी इसको पब्लिक के साथ साझा कर लीजिए। आज का जो आयोजन है ये उसका एक औपचारिक रूप से आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। भारतीय अर्थव्यवस्था हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जिससे इसकी पहचान और प्रशंसा कई वैश्विक मंचों पर होना लाजमी है। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के कॉलम में आर्थिक मामलों के जानकार मार्टिन वुल्फ ने भी भारत के ग्रोथ पोटेंशियल की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने अच्छी निवेश योजनाओं, भारत के कई देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और भारत के पास उपलब्ध मानव संसाधन को विकास का मुख्य चालक बताया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज भारत 8% के रेट से ग्रो कर रहा है। इस स्पीड के साथ आज हम 5 नंबर पे हैं। हम टॉप 3 में। तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लेके जाऊंगा। साल 2022 में ही लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा था। भारत की संभावनाओं के मद्देनजर अब पूरी दुनिया में भारत को लेकर नजरिया बदलने लगा है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भारत को भविष्य की आर्थिक महाशक्ति माना जा रहा है। दरअसल भारत जिस तेजी से अपनी बुनियादी समस्याओं के हल पर काम कर रहा है, उसने देश के भविष्य को लेकर उम्मीदों के नए पंख लगा दिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के कॉलम में आर्थिक मामलों के जानकार मार्टिन वुल्फ लिखते हैं,
भारत अपने बुनियादी ढांचे के विकास पर सबसे अधिक निवेश कर रहा है। साथ ही भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर फोकस इनोवेशन और R&D पर है। भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जानकार मानते हैं कि साल 2047 तक भारत को अपनी औसत विकास दर को 8% से ज्यादा रखना जरूरी होगा। चाइना +1 थ्योरी में भारत ही +1 के तौर पर उभर रहा है। भारत के पूर्व और पश्चिम के देशों के साथ रिश्ते भी काफी मधुर हैं। पूरी दुनिया में भारत से जाने वाले लोगों ने एक मेहनती और ईमानदार समुदाय के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भारत का मानव संसाधन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जानकार मानते हैं कि निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत को अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है और आने वाले समय में भारत क्लीन एनर्जी पर फोकस बढ़ाने जा रहा है। हाल ही में आई विशेषज्ञों की रिपोर्ट में 70% भारतीयों को भरोसा है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की क्षमता रखता है। भारत को विकसित बनाने में स्टार्टअप की भी बड़ी भूमिका होने जा रही है। साल 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो भारत की आर्थिक नीतियों को बड़ा सफर तय करना है। जाहिर तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियों और उनको जमीन पर उतारने की रफ्तार को बढ़ाना ही होगा और कोविड महामारी के बाद लगातार 3 सालों से 8% से ज्यादा की आर्थिक विकास दर बताती है इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश में डीमैट अकाउंट की संख्या जून में 42 लाख बढ़कर 16.2 करोड़ रुपए हो गई है। चालू वित्त वर्ष में औसत 34 लाख डीमैट अकाउंट हर महीने खोले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की बाजार हिस्सेदारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर एक्टिव ग्राहकों की संख्या में मासिक आधार पर 3.1% का इजाफा हुआ है और जून में ये 4.42 करोड़ हो गई है। मौजूदा समय में देश के 5 टॉप डिस्काउंट ब्रोकर के पास NSE के 64.4% एक्टिव ग्राहक हैं। ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जीरोधा का क्लाइंट बेस मासिक आधार पर 2.1% बढ़कर 77 लाख हो गया है। ग्रो का क्लाइंट बेस 5.4% बढ़कर 1.09 करोड़ हो गया है। एंजल वन के क्लाइंट बेस में 3.4% का इजाफा हुआ है। भारत में बड़ी संख्या में डीमैट अकाउंट खुलने की वजह से आम जनता का शेयर बाजार की तरफ बढ़ता रुझान है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ बुआई सत्र 2024-25 के दौरान दलहन की खेती के रकबे में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान दलहनों विशेष रूप से तुअर के रकबे में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। कृषि भवन में खरीफ फसलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए चौहान ने कहा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना देश की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों में उड़द, अरहर और मसूर की 100% खरीद के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराई और अधिक किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सत्र के आखिरी सप्ताह तक दलहन की बुआई का रकबा 50% बढ़कर 36.81 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि एक साल पहले ये 23.78 लाख हेक्टेयर था। खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए समय पर उर्वरक उपलब्धता के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने उर्वरक विभाग को ये रकम सुनिश्चित करने की सलाह दी कि राज्यों की मांग के अनुसार DAP उर्वरक उपलब्ध हों। भारत का लक्ष्य आयात पर अपनी निर्भरता कम करना और घरेलू कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और उर्वरक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DG न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तस्वीर है नए भारत की। भारतीय रेल का ये इंजीनियरिंग का मार्वल यानी चिनाब आर्क ब्रिज। अब वो दिन दूर नहीं जब विश्व के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर भारतीय रेल को फर्राटा भरते देखेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की कहानी DD न्यूज की जुबानी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत जुलाई और अगस्त में श्रीलंका के दौरे के दौरान पालेकल और
कोलंबो में 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय और उतने ही वनडे मैच खेलेगा। मुख्य कोच बनने के बाद गौतम गंभीर का ये पहला दौरा होगा। 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत 24 जुलाई से होगी, दूसरा 27 और तीसरा मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज का आगाज 1 अगस्त से होगा, जिसका दूसरा और तीसरा मुकाबला 4 और 7 अगस्त को खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के दूसरे ही दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मेजबान इंग्लैंड ने अपना शिकंजा कस लिया है। दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 79 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए हैं और इस तरह वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में इंग्लैंड से अभी भी 171 रन पीछे चल रही है। इंग्लैंड की तरफ गस एटकिंसन, जेम्स एंडरसन और कप्तान बेन स्टोक्स ने 2-2 विकेट लिए। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 371 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए। जैक क्राउले ने 76, ओली पोप ने 57, जो रूट ने 68, हैरी ब्रुक ने 50 और जेमी स्मिथ ने 70 रन की पारियां खेली। इंग्लैंड ने अपनी पारी में 250 रनों की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 121 रन बनाए थे। इटली की जैस्मीन पाओलिनी ने विंबलडन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला एकल के अंतिम 4 में 7वीं वरीयता प्राप्त पाओलिनी ने क्रोएशिया की डोना वेकिच को 2-6, 6-4, 7-6 के अंतर से हराकर खिताबी दौर में अपनी जगह पक्की की। फाइनल में पाओलिनी का सामना चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा। महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने चौथी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। क्रेजिकोवा ने पहला सेट हारने के बाद जोरदार वापसी की और मुकाबले को 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम करने में सफलता पाई। फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। पुरुष एकल में आज दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अलकराज का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लॉरेंजो मुसेटी से होगा। दूसरी वरीयता प्राप्त 7 बार के चैंपियन जोकोविच लगातार चौथे साल फाइनल में जगह बनाने के उद्देश्य से कोर्ट पर उतरेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस के यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपनी सेना और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही इसे यूक्रेनी अधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में लौटा देने का भी आग्रह किया। इसे लेकर 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव रखा गया, जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 60 प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे। यूक्रेन में स्थित जापोरिजिया संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद रूस ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया था। तब से ये संयंत्र बंद है, लेकिन इसकी परमाणु सामग्री को ठंडा रखने और पिघलने से रोकने के लिए इसे बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर पूर्वी यूरोप के अल्बानिया में विपक्षी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री एडी रामा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने अल्बानिया की सरकारी इमारत और तिराना के मेयर के कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंके। प्रदर्शनकारियों ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर घर में नजरबंद किए गए अल्बानिया के प्रधानमंत्री रहे और विपक्षी नेता अली बेरिशा की रिहाई की भी मांग की और राज्य के अधिकारियों पर संगठित अपराध और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए विनाशकारी आतंकी हमले को लेकर अपनी पहली जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा खामियों का जिक्र किया है। जांच रिपोर्ट में उस दिन की घटनाओं, लड़ाई, जवाबी कार्रवाई और सुरक्षा बलों की गतिविधियों को भी शामिल किया है। हमास के विनाशकारी हमले से किबुत्ज बेरी समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। बेरी पर हुए हमले में 100 से अधिक लोग मारे गए थे। सेना ने किबुत्ज नागरिकों की सुरक्षा में अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए सेना ने बेरी के निवासियों की बहादुरी की सराहना की और रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया कि अचानक हुए इस हमले और घुसपैठ के लिए इजरायली सेना तैयार नहीं थी और क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी पर्याप्त नहीं थी। रिपोर्ट में समय पर बेरी समुदाय को सतर्क न करने की भी खामी का उल्लेख किया गया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने किबुत्ज बारी के निवासियों का बचाव करने में असफल रहने पर अफसोस जताया है। रिपोर्ट में 7 अक्टूबर के बाद से हजारों इजरायलियों के विस्थापित होने का जिक्र किया गया है।
यूरोप के स्लोवाकिया के हाई टाट्रा पहाड़ों में अचानक आई बाढ़ से 2 पर्यटकों की मौत हो गई। सिट्याक गांव के मेयर पावोल ब्रेक्स ने कहा कि 16 पर्यटकों का एक समूह एक आश्रय स्थल में छिपा हुआ था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। जब तक बचाव दल उनके पास पहुंचे तब तक समूह के 4 लोग घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर द्वारा घायलों को निकालने वाली टीम की प्रवक्ता ने कहा कि इसमें 3 वयस्क और 1 बच्चा शामिल था। उन्हें स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं में ले जाया गया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $225 मिलियन के नए सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। इसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरी, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के लिए अतिरिक्त गोला बारूद समेत अन्य सामान शामिल है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो सहयोगियों से रूस में लक्ष्यों के खिलाफ लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने कहा, ऐसा करना मॉस्को के साथ जंग में गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम जीतना चाहते हैं और देश की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।